जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ एक मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी रह रहे थे, तो उन सबको कलेक्ट करके आप लोग के लिए लाया गया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात शुरू होगा, नया सीरीज जो चालू होगा। एक आध दो लेक्चर और होंगे लाभ हानि के, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे रिलेटेड वीडियो लाइए। ठीक है, ये चैनल पूरे तरीके से आप लोगों का है और आप लोगों का जो अच्छा सजेशन रहता है उसको ज़रूर यहाँ पर विचार किया जाता है। आप अपनी बात पूछ सकते हैं, कुछ एक बढ़िया आपके मन में विचार है तो आप बता भी सकते हैं कि इस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन इसमें लिया गया, देखो कहा जा रहा है कि एक आदमी दो कुर्सियां कुल 900 की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसके लागत के 5/4 पर बेचकर कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत पूछा जा रहा है। भाई देखो, इसको ये जो भिन्न है ना, भिन्न देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि इस भिन्न को अगर हम लोग प्रतिशत में बदल देते तो बड़ा मजा आ जाता। और प्रतिशत चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हों इस चैनल पर, जो प्रतिशत का पूरा सीरीज है, उसमें कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि इस 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है, और 5/4 का मतलब होता है 125%। ठीक है, ये कई बार प्रतिशत में आया है। जिन लोगों को ये नहीं पता हो वो ये कर सकते हैं कि भाई 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से गुना कर देते हैं। 5 से 100 कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। ये ऊपर आ गया 20 चौका 80 और बटा में ये जो 100 है इसका हम लोग प्रतिशत का चिन्ह बना देते हैं। सेम उसी तरीके से 5/4 को आप चेंज कर सकते हैं कि 5/4 गुना 100/100। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25×5 125%। ठीक है, 25×5 125%। ठीक है, तो ये इसको प्रतिशत में बदल दिया, 80% और 125%। अब इसमें कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 का लाभ है। तो भाई देखो, 80% एक को उसकी लागत के 4/5 पर बेचा, मतलब 80% पर बेचा। लागत आप लोग को बताया गया है कि सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% हम लोग मानते हैं। तो किसी चीज का दाम 100% था, उसको 4/5 मतलब कि 80% पर बेचा, मतलब 20% का नुकसान लिया, है ना। 100 घटाओ 80 का मतलब कितना? 20% का नुकसान लिया, 20% का लॉस लिया। 20% का क्या है? लॉस। तो लॉस को हम लोग लिखा करते हैं माइनस में, तो -20। 25% का लाभ हो रहा है दूसरी बार में, जब दूसरी वस्तु को 5/4 में बेचा तो कितने का लाभ हो रहा है भाई? 25% का लाभ हो रहा है। 100% सीपी था और 125% में बेचा तो 25% का लाभ हो रहा है। और इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का क्या हो रहा है पता नहीं, तो बोलता है कि 90 का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ मतलब 90 रुपए का लाभ हो रहा है। तो भाई 90 रुपया का लाभ जो है 90 गुना 100 और बटा में दो कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 900। तो बटा में हम लोग 900 रख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 से 90 कटेगा 10 बार में। तो व्यापार में कुल 10% का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ हो रहा है मतलब कितना? 10% का लाभ हो रहा है। अब 25 में से 10 घटेगा तो आएगा 15, और इस 10 में से ये 20 घटेगा, -20 घटेगा तो आएगा 30। क्यों? ये भी समझ लो। देखो, हर छोटी छोटी बात आप लोग को इसलिए बताया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है आपको पता भी हो, लगे कि सर ये क्या साधारण सी चीज बता रहे हैं, लेकिन कई लड़कों को दिक्कत हो जाती है इसमें कि कैसे हो गया ये 10 में से -20 घट के 30। तो 10 और माइनस माइनस क्या हो गया? +20 मतलब 30%। अब देखो, 15 से इस 30 को काटोगे तो कितना आएगा भाई? 1:2। ठीक है, 1:2 आया। ये जो अनुपात आता है ये किसका अनुपात होता है? क्रय मूल्य का अनुपात होता है, लागत का अनुपात होता है। और दोनों कुर्सी का कुल लागत 900 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कम दाम वाली कुर्सी का लागत क्या है। तो भाई कम दाम वाली कुर्सी का हिस्सा क्या है? 1 होना चाहिए। तो 900 गुना 1 और बटा में 2 और 1 3 रख दो नीचे। तो 3 से 900 कटेगा कितनी बार में? 300 बार में। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना है?
पहले तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदल दिए, और प्रतिशत में बदलने का मतलब 80% मतलब -20, 125% मतलब 25% का लाभ। इससे अनुपात निकाला और सीधे हम लोग आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी, 4158 रुपए। कीमत मतलब की लागत, खरीदने के टाइम में बात हो रहा है तो कीमत का मतलब लागत। उसने एक को 15% हानि पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, अगर आप इसको बनाएंगे तो बस अपना समय बर्बाद करेंगे। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। भाई कुछ भी नहीं है, 4 1 5 8 हो, जो भी हो, कुछ भी हो, मान लो 100 रुपए का ही वस्तु रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, 100 रुपए का ही वस्तु रहा होगा। ठीक है, 100 रुपए दोनों वस्तु का कीमत रहा होगा, लागत रहा होगा। अब एक पर अगर 15% हानि हो गई, इस 100 रुपए वाले पर अगर 15% की हानि हो गई, ठीक है, तो 15 रुपए कम में बिका होगा, हानि कितने का होगा 15 रुपए, और बिका होगा 85 रुपए में। तो भाई ये जो 15 रुपए का नुकसान हुआ, उसी की भरपाई तो दूसरा वस्तु बेच के करना होगा। मतलब ये जो 15 रुपए का नुकसान हुआ, वो लाभ हम लोग इधर निकाल लेना चाहेंगे। और इस 15 रुपए का अगर प्रतिशत निकालोगे तो 15 गुना 100/100 मतलब 15% यहाँ पे प्लस में आएगा। मतलब 15% का लाभ लेना होगा। एक वस्तु पे अगर 15% हानि हो रही है तो दूसरे वस्तु पे 15% लाभ लेना होगा। अब 4 1 5 8 रख के अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में समय भी तो ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हुआ, आया बात समझ में। दूसरी बात ये है कि जैसे 2 वस्तु है ए और बी, दूसरा तरीका आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु पे 15% हानि हो रही, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -15%। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो मान लो X% लाभ पर बेचा जाए, और कोई लाभ हानि प्रतिशत अर्जित ना हो। मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए, न फायदा न नुकसान, मतलब 0% का चेंज होना चाहिए। जितने में खरीदाया था दोनों वस्तु, उतने में बिक जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो x में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा x, और 0 में से -15 घटेगा तो आएगा 15। मतलब अनुपात हो गया x/15। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई x/15, x और 15 का अनुपात। और आप लोग अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखे कि यहां इस तरीके से करने के बाद, एलिगेशन मेथड लगाने के बाद जो यहां पर अनुपात प्राप्त होता है वो वस्तुओं के क्रयमूल्य का अनुपात के बराबर होता है। तो भाई प्रत्येक का कीमत था 4 1 5 8, तो 4 1 5 8 पहले वाला का भी था, दूसरे का भी 4 1 5 8 था। मतलब वस्तु के कीमत का अनुपात 1:1 है। तो x का मान कोई निकालना चाहेगा तो 15 दूसरी तरफ भेज के 1 में गुना करेंगे, मतलब x का मान भी 15 नजर आएगा। तो कितने का लाभ हुआ दूसरे वाले पर, 15% का लाभ हुआ। आया बात समझ में। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बाकी वैसे अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लिया जाए तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि एक पर 15% हानि हो रही है तो दूसरे पर 15% लाभ होगा, क्योंकि बाकी कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। अब देखो, पुराने 2 व्हीलर विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता। भाई देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मान लो कि उसका रहा होगा सीपी। ठीक है, पहले एक बार बेचा कितने में, 46,000 रुपए में बेचा। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। मान लो 100 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। दूसरी बार बेचा 58,000 रुपए में। ठीक है, 58,000 रुपए में बेचा। तब क्या हो रहा है, यदि उसने इसे 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ जो है नुकसान से दुगना होता। तो भाई यहाँ नुकसान x हो रहा था, तो यहाँ पर लाभ इस नुकसान का दुगना मतलब 2x होना चाहिए, और यहाँ पर क्या नजर आना चाहिए, 58,000। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 2x और x मतलब 3x के बराबर है। 3x बराबर कितना, 58,000 घटाओ 46,000 मतलब 12,000। तो x का मान क्या होगा भाई, x का मान होगा 4,000, नहीं
3 से अगर काटोगे 12,000 को, 3 से अगर 12,000 को काटोगे तो 4,000 ही तो आएगा। एक्स का मान हो गया 4,000। अब पूछा जा रहा है कि स्कूटर का लागत मूल्य, ये सीपी कैसे निकलेगा, सीपी क्या होगा। तो भाई या तो ये 46,000 वाले विक्रय मूल्य में ये हानि जोड़ के इसको ऊपर पहुंचा दो सीपी तक, या फिर 58,000 में से हानि ये एक्स का दुगना जो है वो घटा के उसको सीपी तक पहुंचा दो, है ना। तो मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 46,000 प्लस 4,000 मतलब कि 50,000, ऑप्शन नंबर 4। या फिर 58,000 में से 4 दूना 8,000 घटा लो, 58,000 में से 8,000 घटा लो तो भी सीपी पर पहुंच जाओगे। आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। इस कॉन्सेप्ट पे, इस डायग्राम बना के सॉल्व करने वाले पे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, जो कि यहाँ पर प्रतिशत दिया रहता था कि इतना प्रतिशत कम में बेचा, इतना प्रतिशत ज्यादा में बेचा तो विक्रय मूल्य इतना और इतना हो जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर में आया होगा कुछ। ठीक है, अब देखो, दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना है। ठीक है, बोल रहा है क्रय मूल्य का 17 गुना। तो भाई जो कह रहा है बस वो कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कई बार जो कहा जाए वो कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य का 17 गुना बराबर क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना, मतलब सीपी प्लस एसपी के 8 गुने के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कुछ भी नहीं है भाई, इसको सॉल्व कर दिया जाए। 17 सीपी बराबर 8 सीपी प्लस 8 एसपी। अब ये सीपी इधर आके घटेगा 17 में से, तो 9 सीपी बनेगा, 9 सीपी बराबर 8 एसपी। अब यहां से कोई सीपी बटा एसपी निकालेगा, सीपी बाई एसपी अगर कोई निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, 8/9। और आप लोग को बताया हुआ है कि जब सीपी एसपी का अनुपात दिया हुआ हो किसी क्वेश्चन में और लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो फिर कुछ भी मानने का जरूरत नहीं है, सीधे इसी को वैल्यू मानिए कि क्रय मूल्य 8 रुपया है, विक्रय मूल्य 9 रुपया है। तो भाई प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 9 घटाओ 8 मतलब 1 रुपए का लाभ होगा। लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य क्या 8, और 100/8 का मतलब 12.5%, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 12.5% का लाभ। अब चाहें तो इसको काट के भी निकाल सकते हैं, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में कटेगा, 25/2 का मतलब 12.5% लाभ हो गया। लाभ इसलिए हुआ क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा था क्रय मूल्य से, तो इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1 यूनिट का लाभ यहाँ नजर आ रहा है। आया बात समझ में, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी है, देखने में काफी बड़ा सा खतरनाक लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है बस। कहा जा रहा है कि वस्तुओं ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, बहुत अच्छा, दोनों बराबर मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% लाभ पर बेचा गया है, बी को 24% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान था, एक को 28% लाभ पर बेचा, दूसरे को 24% हानि पर बेचा, जरूर क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग रहा होगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 48,640, तो ए और बी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये कहा कि ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मान लो x रुपया है एसपी। अब दोनों का कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है 48,640, तो भाई जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है और कुल विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, तो जरूर बराबर बराबर में बिका होगा। 100 रुपए किसी का विक्रय मूल्य हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपया हो और दोनों बराबर दाम पे बेचे गए, तो जरूर 50-50 रुपए में बेचे गए होंगे, नहीं 50-50 में बेचे गए होंगे, तभी तो विक्रय मूल्य समान है और कुल विक्रय मूल्य 100 है। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको कहा जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब x प्लस x, 2x का मान आपको दिया हुआ है 48,640, तो दोनों का विक्रय मूल्य जो x होगा वो इसका आधा करने से मिल जाएगा 24,320। ठीक है, ये क्या हो गया, हर एक का विक्रय मूल्य। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, ए तथा बी का क्रय मूल्य निकालना है। तो भाई सीपी निकालने का तरीका क्या है, सीपी निकालने का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य 24,320 गुना 100 बटा में ए पर हो क्या रहा है 28% लाभ हो रहा है,
बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत मतलब 128। अब देखो ये 128 64 का दुगना होता है, पता है ना, और 64 में 32 है, 16 है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना आता है, उससे हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 16 से कटने लायक दिख रहा है। 320 है तो 8 से कटेगा ही, है ना। और अगर आप 4 अंक को देखें तो भी यहाँ पर 16 से कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 16 दूना 32 और ये वो लगा के जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 से अगर हम लोग काटेंगे तो 16 नमा 128, और ऊपर 16 से काटोगे तो 16 एकम 16, 8 24, 83, 16 पचे 80, 16 दूना 32 और 0। 9 से अगर इसको काटेंगे 5 2 7 1 8, नहीं 16 दूना 16 एकम 16, 8 24, 83, 16 पचे 80, 32 और 16 दूना 32 और 16 पचे, यहाँ पर 8 बार में कटेगा ना, सॉरी, 16 छक 96, 16 सत्तर 112, 16 8 128 होता है, ठीक है। अब 8 से इसको काट लो, 8 एकम 8, 7 15 72, 8 9 72 और 0। 190 गुना 100 कितना हो गया भाई? 19,000, ठीक है। तो 19,000 सब चारों ऑप्शन में देख रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। बी का क्रैमूल निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर टिक कीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। तो आया बात समझ में? जहां पर आपको आंसर मिल गया, क्लियर हो गया कि अब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, वहीं हम लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करके दिखाएं कि भाई आता है मैथ उसको बना के हम दिखाएंगे, ठीक है। हम तो करके दिखाएंगे, हमको आता है, ये वाला फीलिंग नहीं रखना है। अपना क्वेश्चन बनाने से, क्वेश्चन का आंसर लाने से मतलब रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली, ठीक है। आपको आंसर लाने से मतलब है, चाहे जैसे आ जाए। तो उम्मीद है समझ में आया हो गया। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।